Okay. Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up Hindu newspaper of December 8, 2023, starting with the first one. Revant sworn in as Telangana CM. तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उनके सामने ही कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। 56 सीट आया था इनको। तो पीआरएस पार्टी वहां पर है, एआईएम एमआईएम है, बीजेपी एंड देन कांग्रेस पार्टी। तो अभी कांग्रेस का जीत हुआ है वहां पर। एंड सेकेंड आर्टिकल, सेंटर अनाउंसेस 1500 crore aid to तमिलनाडु आंध्र प्रदेश आफ्टर साइक्लोन रिक्स हैवॉक। साइक्लोन का नाम मीचांग। तो सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो यहाँ पर है, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। इसमें सेंटर का असिस्टेंस भी रहता है और एक अलग फंड भी होता है जिसमें कभी भी डिजास्टर हो तो उसको सहायता के लिए एक इमरजेंसी फंड का जरूरी होता है। तो उसके लिए इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट। और इसको कैसे चेन्नई को बनाया जाए फ्लड रेजिलियंट, उसके लिए काम हो रहा है। तो 2 keywords कैन बी रिटन। तो ये वो मैप है, देख लो कि नेबरहुड, जर्मनी का नेबरहुड कौन है, पोलैंड, चेक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये बाल्कन स्टेट्स हो गए यहाँ पर, क्रोशिया, हर्जेनेगोविना, ग्रीस, इटली, फ्रांस। एफबीआई चीफ इंडिया में आ रहे एंड पन्नू हु इज एन खालिस्तान सेपरेटिस्ट रिसाइडिंग इन यूएस, ही इज एन यूएस सिटीजन। इन्होंने थ्रेट किया था कि पार्लियामेंट उड़ा देंगे 17 ऑफ दिसंबर को। तो ये भी एक इशू रहेगा इंडिया और यूएस के बीच में। और ओवर द मंथ्स देखा गया है कि जो इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप है उसमें भी प्रॉब्लम आया है विथ रिस्पेक्ट टू असैसिनेशन ऑफ निज्जर। और अभी यूएस हैज alleged that Indian security forces और intelligence agency have hired assassination for the गुरपन सिंह पन्नू। तो इसके बीच में ये रहेगा। और भी एरिया में बात होगा, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर कैसे लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आए डेमोक्रेसी में इंडो पैसिफिक सर्विजन। एफबीआई डायरेक्टर इंडिया में। यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है क्या, करुणा? आई थिंक उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम कंसिडर कर सकते हैं, हेल्थ या फिर वे ऑफ लिविंग, एक्सेस टू मेडिसिन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, हेल्थ में एमएमआर, फिर चाइल्ड मोर्टालिटी, स्टंटिंग, वेस्टिंग सब आ जाता है। ऑफ ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, तो सब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आता है। मानसी? यस, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट योर इनकम लेवल, इट इज नॉट जस्ट इन यस। इकोनॉमिक सेंस, एंड जो आपने बोला दैट इज राइट। गर्ल अटैक्ड विथ एसिड आफ्टर मदर रिफ्यूजेस टू टेक बैक रेप केस। तो एसिड जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसे कैसे कम किया जाए, मानसी? सी मतलब इलीगली, ऑब्वियसली इट इज इलीगली बीइंग सोल्ड। सो यहाँ पे बेसिकली वी हैव टू लुक एक्चुअली कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ obtaining an acid. उसमें role of police, role of NGOs and civil society organizations becomes important, and the accountability of the shopkeepers, like we have like waste disposal case में extended producer responsibility है, so they need to be hold accountable for this thing. उसके लिए again stringently act करना becomes very important.
And reporting के लिए again we can have a kind of a helpline where if people know so they can report about this. ठीक है, तो 2 to 3 एरियाज है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए कोई भी अगर इलीगली सेल करता है H2SO4। दूसरा कि एसिड सर्वाइवर के लिए रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट करना चाहिए, उनके मिलता भी है स्कीम के अंदर में भी, उन्हें PWD के जो रिजर्वेशन है उसमें भी उनको मिलना चाहिए। ये लेकिन बाद का है ये सब चीज़, लेकिन प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो डेटरेंट एज अ डेटरेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट या तो डेथ होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग हो जाता है। आप किसी को मारना पीटना डिफरेंट है, रादर देन एसिड से आपका लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है, तो पूरे डिफरेंट हो जाता है बॉडी। तो ये करना चाहिए मेरे अनुसार। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है C40, व्हाट इज दैट करुणा? तो C40 इज सिटीज, 40 सिटीज है जो मेंबर है विद क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप, और 1/12 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो बात करते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया भर में और कैसे क्लाइमेट रेजिलियंट पॉलिसीज लाए, सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रेजिलियंट बनाए, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे कम करें, और जो भी खतरा है क्लाइमेट वर्नरेबिलिटी कंट्रीज में उसको कैसे कम करें। तो C40 उसका C40 इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो सिटी ऑफ लेक्स ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्बन कैप्चर एंड ऑल्सो इट क्रिएट्स अ प्रिस्टीन इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सेवरल इकोसिस्टम, इसको बोल सकते हैं। और तीसरा बहुत बात कर सकते हैं कि सिटी ऑफ लेक के कारण जो वाटर डी क्लॉगिंग होता है, वाटर क्लॉगिंग होता है इन द स्ट्रीट्स, वो एक तरह से लेक में जा करके अर्बन फ्लडिंग को कम कर सकता है सिटी ऑफ लेक। तो लेक प्रमोट कर सकते हैं रेजुनेट वाटर बॉडीज। और 3I मॉडल स्पेसिफिक और दिल्ली मॉडल है व्हीकल्स के लिए। शांति निकेतन, मानसी क्यों इम्पोर्टेंट है शांति निकेतन? See, it is associated with Rabindranath Tagore and उसको recently यहाँ पे लिखा भी UNESCO World Heritage tag भी मिला है। So it is associated with him and his ideas. तो शांति निकेतन में होता क्या है ऐसे, अगर आप बताओ मतलब सिंपल में। Like I'm not sure, but I'm guessing कि it is a I think university education institution है, Yes. it located in West Bengal. और शांति निकेतन को एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जब स्वदेशी मूवमेंट 1905 का हो रहा था उस समय से ही कल्चर एलिमेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि लॉन्ग टर्म में इंडिया का से ग्रोथ हो, मानसिक में जो चेंज है कल्चरली भी आ सकता है, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव से आ सकता है। तो उसके लिए विश्व भारती और शांति निकेतन खोला गया था, जैसे साबरमती महात्मा गांधी था वैसे ही इनका रिलेशन है इससे। तो अभी उनको वर्ल्ड प्लेस द कंट्रोवर्शियल प्लेकेज कमेमोरेटिंग द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बीजू जनता दल उनके एक उनके CM है। और बीजेडी है कहाँ पर, तो उड़ीसा में, लगातार वही जीतते आ रहे हैं बहुत सालों से। भारत राष्ट्र समिति ये मानसी किस जगह में पार्टी है? BRS तेलंगाना में, चंद्रशेखर हाँ। राव। यस। हाथी कम्युनिटी दे विल प्रोटेस्ट, तो पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउड होता है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनटिल अनलेस आप चक्का जाम कर रहे हो, हाईवे जाम कर रहे हो, या फिर आप वॉलेंट एक्टिविटीज सपोर्ट करते हो। उसके अलावा आपके पास राइट है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। तो मार्च प्रोटेस्ट टू इम्प्लीमेंट फॉर डिमांड ऑफ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ गिविंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू द कम्युनिटी। तो हर जगह बात होता है ऐसा, जैसे कल का भी क्वेश्चन में था कि हर कोई डिमांड करते कि
कास्ट सेंसस होना चाहिए और मेरा रिजर्वेशन भी आना चाहिए, अपर क्लास भी डिवाइड करते हैं बात। तो जो हैती कम्युनिटी है, वैसे झारखंड में भी कुड़मी है, तो वो भी डिमांड करते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 2023 में ग्रांटिंग एसटी कम्युनिटी तो हाथी कम्युनिटी वाज इनैक्टेड 4 मंथ्स अगो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ चुका है तब भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो कितना एक सिस्टम के अंदर में एक ब्यूरोक्रेटिक मेथड है इम्प्लीमेंट करने के लिए। अनटिल रूल्स नहीं आएगा तब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो हाल फिलहाल में हमने देखा था पिछले कुछ हफ्ता में भी कि बिहार में भी हुआ था, यूपी में भी हुआ था, वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, उत्तराखंड। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्थ देन 3 लाख करोड़ साइंड अंडर दिस। अब ये कितना है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जब देखा जा रहा है कि more than 13,000 of the student belonging to the OBC, SC, ST community have dropped out from the university, IIT, IIM, etc. तो अलग से उनको कैसे हेल्प किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, उसके लिए ये लाया जाएगा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। इट विल इट विल मोटिवेट द पीपल, मोटिवेट द स्टूडेंट टू इनरोल इन इट, और उनका रीस्केलिंग किया जाएगा और जो भी डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रीज है उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। तो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट। द प्लास्टिक वेस्ट बताता है कि इज रिलीज थ्रू ड्रेन फ्लोट्स ऑन द सी नियर द लॉसन बे बीच इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? प्रेरणा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। वेस्ट फ्लोटिंग, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? मतलब ऐसे जो बीच में इतने सारे जो प्लास्टिक वेस्ट रिलीज किए जाते हैं और फ्लोट रहते हैं, उसके कारण नुकसान होता है लोकल बायोडाइवर्सिटी, एनिमल्स, स्पीसीज को भी। मानसी, कोई यूनिक सोल्यूशन अगर दिमाग में आ रहा हो तो? यहाँ पे फिशरमैन दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब जो सदर्न स्टेट्स कोस्टल रीजन्स है वहाँ पे डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट रोल उनका हो सकता है। एंड मतलब दे कैन बी मेड अवेयर अबाउट कि कैसे टेक्निक्स हो सकती है, लाइक बेसिकली जैसे वो फिशेस कैच कर सकते हैं तो उनके पास जो नेट्स होता है उसके थ्रू वो इसको भी लाइक हेल्प, दे कैन हेल्प इन रिमूविंग दिस फ्रॉम द सी इन द कोस्टल रीजन, एंड देन अकॉर्डिंगली दे कैन बी रिवॉर्डेड फॉर दैट ऑल्सो। सो एक ही यूनिक मेजर जो हो सकता है, गिवन कि हमें और कुछ एडिशनल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑल्सो सही जो बात। बीच पे लोग होते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप्स हो गए, स्विगी या जोमेटो हो गया, या फिर जो भी शॉप्स होती हैं वहां पे बीच के पास, वो उनको हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक पैकेजिंग की जगह वो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढे या पेपर बेस्ड पैकेजिंग करके दें। हाँ, बोल सकते हो ऑल्टरनेटिव्स में। दूसरा फिशरमैन का भी एग्जांपल अच्छा है कि अब नेट उनके पास रहता ही है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कोई स्कीम ऐसा होना चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट टू एनर्जी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ज़्यादा अगर प्लास्टिक कन्वर्ट करके लेकर आओगे तो वो इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए इसमें भी। जैसा यूपी गवर्नमेंट अयोध्या में कर रही है, उन्होंने प्लास्टिक हाँ, से एनर्जी ट्रू, जनरेट। कल ही पढ़े थे। हाँ, प्लास्टिक से एनर्जी जनरेट करने के लिए आए थे हमें, कल ही बात की थी इसमें। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018 इसके अंडर में। तो यूजीसी नॉट सून फॉर द शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीस्किलिंग। आप काम भी करते रह रहे हो लेकिन आपको पता है कि मुझे थोड़ा रीस्किलिंग ज़रूरत है ये फील्ड में, तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स ऑनलाइन कर सकते हो और आपको मिल जाएगा। तो क्रेडिट भी दिया जाएगा आपको। HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, विल हैव द फ्रीडम टू प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिंक कोर्सेज 3 to 6 मंथ के लिए। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, कोर्स डिपेंड करता है।
उसके ऊपर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड जॉइंटली बाय द इंडस्ट्री पार्टनर काउंसिल प्रोफेशनल बॉडीज। तो अलग से भी लिया जा सकता है। ये तो इसमें दिया हुआ है कि ड्यूरिंग देयर डिग्री एंड डिप्लोमा, लेकिन ऐसा भी अभी ये हो रहा है हर जगह से। आईआईटी मद्रास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, तो आप काम करते करते आप काम कर सकते हो, आप ले सकते हो कोर्सेज। वैसे ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज होना जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म कोर्स एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। देन गवर्नमेंट अवेटिंग रिपोर्ट ऑन ESA, इको सेंसिटिव एरियाज, ये क्या होता है करुणा? इको सेंसिटिव एरियाज, मानसी? इको सेंसिटिव एरियाज, आई थिंक एक लाइक कोर एरिया होता है, एक जो कोर प्रोटेक्शन एरिया होता है जहाँ पे कोई एक्टिविटी एज सच अलाउड नहीं होती है, एंड these are like ecologically fragile areas. I think 10 किलोमीटर्स की रेंज के रेडियस हाँ, में ऐसी सुप्रीम ये कोर्ट का protect- रूलिंग भी था कि इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए मिनिमम 1 किलोमीटर। और ये कोर एरिया, फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर में हो सकता है कि बहुत सारा नेशनल पार्क हो सकता है, या तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत हो सकता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही में हर चीज़ रहने वाली है। तो बायोस्फीयर रिजर्व फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी, उसके अंदर में बंदीपुर टाइगर रिजर्व हो गया, या वायनाड हो गया, फिर या और साउथ में जाएंगे और नीचे जाएंगे अगस्थ्यमल्ल्या में भी पापी कोंडा हो गया, तो अंदर में होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कोर एरिया में आता है, तो नीचे अंदर में हो गया। तो उसके अराउंड 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर में इको सेंसिटिव जोन, कि वो दिखाता है एक बफर जोन है, कि आप वहां से कंस्ट्रक्शन कम कर दो, ये दिया। तो इसी बात होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके अंडर में आता है मानसी? ऐसे हम लोग बात करते हैं ना, नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये इको सेंसिटिव जोन किस एक्ट के अंदर में आता है? I can't exactly recall the act EPA, right now. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है ना दिमाग में कि सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है तो ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अंदर में होगा, लेकिन ये इको सेंसिटिव है, तो इसका वर्ड से ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आता है। और उसको ये स्टैट्यूटरी बॉडी मिला हुआ है, स्टैट्यूटरी, इसको डायरेक्शन दिया हुआ है एक तरह से। तो इसमें की वर्ड इंपॉर्टेंट है कि सेंसिटिव कॉरिडोर, बफर जोन, कि ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पर परमिशन मिले कि आप क्या कर सकते हो। छोटा मोटा चीज़ के लिए परमिशन मिल सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फार्मिंग, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन कुछ के लिए रेगुलेशन होगा और कुछ के लिए प्रोहिबिशन रहेगा। प्रोहिबिशन कि आप अपार्टमेंट नहीं खो सकते वहाँ पर, या आप होटल्स नहीं चेंज हो सकते, तो ये सब के लिए। तो कस्तूरी रंजन कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है विथ रिगार्डिंग टू वेस्टर्न घाट। गडकल कमेटी एंड कस्तूरी रंजन कमेटी दोनों बात करते हैं कि प्रिस्टीन नेचर ऑफ द वेस्टर्न घाट को बचाना चाहिए, वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन को अपहेल्ड करना चाहिए, EIA मैंडेटरी होना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत कम होना चाहिए एकदम, क्योंकि 33% ऑफ द वेस्टर्न घाट है ऑलरेडी स्ट्रेस जोन के अंदर में आते हैं। तो ये दोनों का रिकमेंडेशन है, गडकल कमेटी। और तो एक बार फ्रेंड ना दोनों का सर्च करना, और जो बेसिक मुद्दा होगा 2-3 लाइन में लिख सकते हो, कस्तूरी रंजन कमेटी एंड गडकल कमेटी। प्रिजर्वेशन पॉलिसी नीड नॉट टू बी फॉलोड, मेरिट मस्ट बी सोल क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर। तो ये लॉ ऑफिसर का बात कर रहे हैं। इंदिरा स्वामी जजमेंट में बात किया गया था कि किस तरह से आप दे सकते हो, 50% ब्रीच नहीं कर सकते हो, मेरिट प्रमोट होना चाहिए। तीसरा कि रिजर्वेशन देने के पहले उनका पॉपुलेशन और उनका रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी, उसका एक ओवरऑल डेटा होना चाहिए, तभी आप देंगे रिजर्वेशन उसको। तो इसमें बात हो रहा है कि विथ रिगार्डिंग टू लॉ ऑफिसर एंड मद्रास हाई कोर्ट, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो हो, वहाँ पर मोस्ट प्रोफिशिएंट, कॉम्पिटेंट एंड केपेबल लॉयर होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मेरा क्वेश्चन ये है मानसी, कि जब यहाँ बात होता है कि मोस्ट प्रोफिशिएंट, कॉम्पिटेंट एंड केपेबल लॉयर होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड केपेबल डॉक्टर होना चाहिए या ब्यूरोक्रेट होना चाहिए।
ऐसे वहां क्यों नहीं बोलते, लॉ में क्यों बोल रहे हैं? तो ये कुछ डुअल नेचर नहीं है, स्टैंडर्ड डुअल स्टैंडर्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी और बाकी सब एग्जीक्यूटिव बॉडी में। हर जगह अप्लाई होना चाहिए रिजर्वेशन तो, या नहीं होना चाहिए? मानसिक। नहीं, यहाँ पे आप कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हो तो स्किल्स तो हर एक सेक्टर में होगी ना। फिर अगर आप लॉयर्स की बात कर रहे हो, डॉक्टर्स की बात कर रहे हो, या फिर अगेन ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हो, बिकॉज अगेन आप लाइक एग्जामिनेशन क्लियर करके ही बन सकते हो। तो सिमिलरली लाइक मेरे को नहीं समझ में आया कि आप क्यों बोल रहे हो कि ओनली फॉर द लॉ ऑफिसर्स। यहाँ मतलब क्यों बात पूछा तो ना हम यहाँ हर पर, एक करते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी नीड नॉट बी फॉलोड, मेरिट मस्ट बी सोल क्राइटेरियन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ ऑफिसर। मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी को आप नहीं फॉलो कर सकते, नीड नॉट बी, आप जरूरत नहीं है फॉलो करने का, मेरिट को सो ओनली क्राइटेरिया, ओनली फॉर लॉ ऑफिसर। बात यहाँ पर ना, लॉ ऑफिसर ऐसे तो कभी नहीं बोलते रिजर्वेशन नॉट फॉलो, मेरिट मस्ट बी सोल क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेट, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्स डॉक्टर्स, ऐसा तो नहीं बोलते। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि रिजर्वेशन सबके लिए आना चाहिए या तो नहीं आना चाहिए। तो इसमें ऐसा क्यों है कि लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर में लॉ ऑफिसर का बात कर रहा है कि उनका रिजर्वेशन नीड नॉट बी फॉलोड, मेरिट को प्रमोट करो, मोर प्रोफिशिएंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए। लेकिन बाकी जगह बोलते हैं कि नहीं, मुझे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है सभी का, शेड्यूल कास्ट, वीमेन, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी एक्सेट्रा। तो इसका बात हो रही हम्म। हाँ तो फिर है। मतलब हाँ वो तो फिर हाँ हर एक केस में होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बट यहाँ इसमें पे अगेन ये भी आ जाएगा कि जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट सेक्शंस का, सपोज अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो और उसको अगर कंपेयर करें विद द लॉ ऑफिसर्स तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ऑब्वियसली वो तो होगा। सो अगर यहाँ पे लॉ ऑफिसर्स के केस में हम बोल सकते हैं कि इनइक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, तो दैट इज व्हाई आई थिंक रिजर्वेशन पॉलिसी की हम यहाँ इस केस में बात कर रहे हैं। ये क्यों इसमें लिखा हुआ है, देखो, देख कितना मतलब कि जुडिशरी भी कैसे सोचता है। तो हम, हालांकि हमें क्रिटिसाइज नहीं ज्यादा करना चाहिए, लेकिन the relationship between the government and the law officer is purely professional and not a mere of a master and servant. Since law officer engaged by the government do not hold a civil post, Article 1614 Constitution that do not will not apply applicable. तो ये टेक्निकल हम्म। इशू हो गया। हाँ सो लेकिन सिविल इंटेंशन देखो, पोस्ट। इंटेंशन यहाँ पर इंटेंशन, तो मैं बता ना कि तो हर जगह बोल सकते हो कि अब उसको इसका मतलब कि आप जुडिशरी में जरूरत ही नहीं रिजर्वेशन का, जुडिशरी हाँ तो एज अ फिर हाँ। होल मेरिट है पूरा का पूरा, बाकी जगह सब। तो ये जो चीज़ है ना, यही कारण है कि जो एक ओवरऑल जो परसेप्शन जुडिशरी का है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में स्ट्रांग है, आज भी है, लेकिन क्वेश्चनेबल होता है कभी कभी कि आप दूसरों के लिए अलग स्टैंडर्ड सेट करते हो, अपने लिए अलग करते हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ले लेना, यहाँ से ले लेना पूरा, अरे, ये सब प्रेरणा। इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, करुणा है क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? जो वर्टिकल होती है रिजर्वेशन वो जैसे बैकवर्ड क्लासेस के लिए होती है, एसटी एससी। और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो जो बाकी सेक्शंस है, फॉर एग्जांपल वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ट्रांसजेंडर पीपल, उनके लिए होती है। मैं बताओ कैसे करना है इसको, करना भी है तो वर्टिकल हो गया कि ऊपर से नीचे, तो मेल के अंदर में कितने हैं, तो मेल के अंदर में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वर्टिकल हो गया। क्योंकि हम लोग का जो कास्ट, कास्ट के साथ सोचना, ऐसे सोचना नहीं, कभी ऐसे नहीं सोचते, लेकिन ऐसे। लेकिन हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ कि आप ट्रांसजेंडर, वीमेन, फिर मेल, तो ऐसे करके तो पीडब्ल्यूडी, तो ट्रांस तो हॉरिजॉन्टल हो गया ऐसे। तो वैसे ही आप याद कर सकते हो, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है ऊपर नीचे करने में भी। तो इस मतलब वीमेन का रिजर्वेशन रहेगा वो SC ST में भी सेम रहेगा, ओबीसी में भी सेम रहेगा, 33% रहेगा, 33 सब में 33 रहेगा। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया। और वर्टिकल डिफरेंट हो सकता है, वर्टिकल में हो सकता है कि 27%, 16% एंड 8.5%, 10% EWS। तो EWS वर्टिकल में आता है कि हॉरिजॉन्टल में आता है मानसी? EWS वुड बी इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में कैसे आएगा, मतलब वर्टिकल मानना चाहिए, एक सेकेंड, वैसा इतना। वर्टिकल में आता है। हाँ वर्टिकल में आएगा ना, कि ओबीसी हो गया, EWS हो गया। अब EWS के अंदर भी 33% विमेन का, 1% PWD का, तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा फिर।
इसलिए ऐसे याद रखना, मतलब मैं ऐसे याद किया। तो एनटीआर कौन थे यहाँ पर? स्टैचू ऑफ एनटीआर, एनटीआर मानसी फेमस एग्जाम्पल है, मतलब पॉलिटिक्स में ये। नहीं, मेरे को नहीं पता है। हाँ मतलब अगर बोला जाए एनटीआर तो मतलब बहुत बड़े नेता आंध्र प्रदेश, और नेता के पहले वो एक्टर थे जो लोकल, अब बहुत बड़े तेलुगु एक्टर है, बहुत बड़े। उन्हीं का बेटा है जो एनटीआर जूनियर, जो नाटो नाटो में नाचे, और उसमें आरआरआर में भी काम किया। तो नाटो जो एनटीआर थे वो आंध्र प्रदेश के सीएम रहे, और उन्हीं का एक फाउंडिंग हुआ टीडीपी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। तो वाई एस आर सी पी अभी हाल फिलहाल में जो उन्हीं का पार्टी में सरकार है। युवा जना समरिका राइथू कांग्रेस पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इसको बोलते हैं। जगनमोहन का है ये, जगनमोहन रेड्डी। हमेशा देखते हैं कि इंडियन 313 तमिलनाडु फिशरमैन अरेस्टेड बाय श्रीलंकन नेवी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिशिंग के कंपटीशन है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ट्रॉलर्स जो होते हैं, इंडियन ट्रॉलर्स, वो हेवी होते हैं, बड़े होते हैं, तो ज़्यादा दूर तक जाते हैं। और कभी कभी होता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को ही पार कर लिए, इसके कारण उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो फिर नेगोशिएशन होता है, उसके बाद फिर छोड़ा जाता है उन्हें। कभी कभी नहीं छोड़ा जाता है, दूसरे के लिए पॉलिटिक्स, तो एक इशू बना रहता है हमेशा से। मिनिएचर पेंटिंग यहाँ दिया हुआ है, किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ के मिनिएचर पेंटिंग, मानसी? किशनगढ़। राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट है वो। और फेमस नाम जो पनिठनी। तो हमेशा जो मिनिएचर पेंटिंग होगा ना, मैं बता रहा हूँ अब इसमें मुगल और राजपूत पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग में क्या डिफरेंसेस है। तो हमेशा से जो मुगल मिनिएचर होगा वो बात करेगा राजा के बारे में, वो बात करेगा, दिखाएगा शाहजहां को, जहांगीर को दिखाएगा। जो कोर्ट का जो सीन है उसको पोर्ट्रे करेगा, हंटिंग सीन को पोर्ट्रे करेगा। फिर जो, तो लेकिन जो राजस्थान वाला है वो बात करेगा राधा कृष्ण का, वो बात कर रहा है भक्ति का मैक्सिमम। एक्सेप्शन हो सकता है, तो ऑल अगर कभी क्वेश्चन आया तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो एक्सेप्शन को मत यहाँ सोचना है, यहाँ मैं बात करूँ मेजरली, मेजोरिटी ऐसा रहता है। सेकंड होता है जो मुगल पेंटिंग में गोल्ड का यूज किया जा रहा है, और फिर मैन्युस्क्रिप्ट के साथ साथ मिनिएचर पेंटिंग को बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसको अलग से भी पोर्ट्रे करते हैं, अलग से बना के आप कर रहे हो। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट एरिया है कि फेस्टिवल्स और बाकी सब भी, हाँ, पोर्ट्रेइंग ऑफ गॉड्स एंड नेचर, तो डिफरेंट है दोनों तरफ में। वहाँ पर मैक्सिमम फोकस किया जाएगा कि एलिमेंटल जो आपको आंख से दिखता है उसी को पोर्ट्रे करें। जैसे फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, डोडो, डोडो को पोर्ट्रेट किया गया था, स्वान, राइनोसरस मुगल तरफ में। लेकिन यहाँ इस तरफ में आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी आएगा, एलिमेंट आएगा। तो ये मिनिएचर पेंटिंग का खासियत है और डिफरेंसेस है। तो मिनिएचर पेंटिंग राजस्थान के अंदर बहुत टाइप का होता है। तो किशनगढ़ उसमें एक है, उसका एग्जाम्पल है बनी ठनी, जो राधा कृष्ण के ऊपर में। तो राधा कृष्ण एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर द जो थीम लव है उसका, तो उस पर रहता है। नाट्य से रिलेटेड कोई बुक, मानसी? नाट्य मतलब ड्रामा। No, I can't recall.
नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में व्हाट इज द मतलब मेजर थीम क्या है? आप नृत्य कैसे करते हो उस पर है। कंपाइलेशन हुआ था करीब करीब आज से बीसी में हुआ है, मतलब 100 200 या 300 उसी के आसपास हुआ है। और उसमें कैसे आप ना नृत्य कैसे नृत्य कब कर सकते हो, जब आप बहुत खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, कैसे आप भक्ति के अंदर में हो गए। तो रस थ्योरी जिसका बात करते हैं, उसका बात करते हैं यहाँ पर, कि एसेंस ऑफ क्या फीलिंग है आपका, इमोशन क्या है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते इसको, बस आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो भाव, रस, फिर जो देखा जाए फेस्टिवल के समय में, तो सब चीज में आता है नाट्य शास्त्र में। नृत्य का भी एक तरीका होता है ना नृत्य का, तो उसका ही बारे में नाट्य शास्त्र। इंडिया ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमा। तो क्या क्या डिलेमा है, तो पहली बात है कि मालदीव्स में बात हो रहा है कि कैसे हटाइए आप अपना इंडियन आर्मी को वहां से। गवर्नमेंट ऑफ ढाका में देखा जा रहा है कि खलीदा जायद कौन है यहाँ पर, मानसी? खलीदा जिया आई थिंक ओपोनेंट हाँ पॉलिटिकल हाँ पार्टी हाँ। की। तो इसमें क्रिटिसिज्म किया है एक तरह से, उनको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है शेख हसीना के सामने? आई थिंक शी वाज इन्वॉल्वड लाइक मनी लॉन्ड्रिंग केसेस और ऐसा कुछ में शी वाज दूसरा है इन्वॉल्वड। कि जो शेख हसीना है, सी इज अ मोर सेकुलर पर्सन, और उनका जो आइडियलॉग है वो थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट प्रो इंडिया। खलीजा जायद जो है वो थोड़ा सा आइडियोलॉजिकली इन, हाँ है ना, कुड टर्न आउट टू बी आइडियोलॉजिकली एंटी इंडिया, मतलब ऐसा उनका दिखता है। और फिर परसिक्यूशन ऑफ द बंगालीज हिंदूज, और साथ ही साथ फिर उनका जो स्टैंड रहा है चाइनीज के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से डिफरेंट, इसलिए इंडिया चाहता नहीं। ऐसे इंडिया हमेशा प्रोटेक्ट करता है, सॉवरेंटी स्टैंड अप होता है, सॉवरेंटी फॉर द नेबरहुड। लेकिन इंडिया के हिसाब से शेख हसीना ज़्यादा एक परफेक्ट कैंडिडेट है। तो मालदीव का बात कर ले, बांग्लादेश का बात किए, फिर बीआरआई प्रोजेक्ट हर जगह हो रहा है, चाइनीज प्रोजेक्ट। और इन द स्मॉल कंट्रीज, कभी कुछ कुछ एरिया में डेट ट्रैप क्राइसिस है, जैसे अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, म्यांमार में। फिर अभी सीपेक भी बंद हो गया, जैसे हमने बात किया था आज से एक हफ्ते हफ्ता पहले, क्या क्या इशू है उसका, तो वो भी एक रीजन है। दूसरा कि जियो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर का ओवरलैपिंग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान बैकयार्ड ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, या फिर द ग्रेट गेम। तो हर कंट्री चाहता है कि वहाँ पर इन्फ्लुएंस बना रहे उनका, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है उनका मिनरल्स, ये सब में भी। इंडिया के लिए rise of China has come as a geopolitical buffer, at least for now, smaller states। क्योंकि इंडिया चाइना कार्ड यूज करता है, नेबरहुड चाइना कार्ड यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट में। बोलता है कि भाई मेरे को ये सब चीज़ दे दो, नहीं तो मैं चल रहा हूँ उसके साथ। नेपाल भी ये काम करता है, भूटान कभी कभी बोलता है, बांग्लादेश करता है ये काम, श्रीलंका तो करता ही है। तो ये बात है। और साउथ एशिया जो है इंडियन नेबरहुड, वो बहुत लीस्ट इंटीग्रेटेड है। सब कंट्री, यूरोप को देख लो, मैक्सिमम इंटीग्रेशन वहां पर है। लैटिन अमेरिका में बहुत कम इंटीग्रेशन है, नॉर्थ अमेरिका को देख लो बहुत इंटीग्रेशन है। लेकिन जो साउथ एशिया है बहुत लीस्ट इंटीग्रेटेड है, एशियान भी इंटीग्रेटेड है उस तरफ। तो इंटीग्रेशन बहुत कम है यहाँ पर, इंटरकनेक्टेड, लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर और भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, रिलीजियस, एथनिक, लिंग्विस्टिक, एक्सेट्रा। इंडिया का रिलीजनल डेगमा है वो भी चेंज हो रहा है, सरकार भी यहाँ पर चेंज हो रही है। तो हार्ड पावर सॉफ्ट पावर का बात होता है, तो कुछ कुछ जगह पर लोग सोचते हैं कि क्या होने वाला है जो नेबरहुड के हिसाब से, तो भी एंजाइटी में रहते हैं। तो ओवरऑल जो इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज है, उसको प्रमोट करना चाहिए, सबके साथ नेगोशिएट करना चाहिए, और मल्टी अलाइन करना चाहिए, तभी जाके हो सकेगा। इंगेज मल्टीपल एक्टर इन द नेबरिंग कंट्री। और एंटी इंडिया एलिमेंट को लेसन करना है, तो आप मैक्सिमम गुड पॉलिसी अप्रोच यूज करो विद द जो गवर्नमेंट इन पावर है, वही होगा। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया। मानसी, कुछ बोलना?
We can move forward, Ashik. रेगुलेटिंग डीप फेक एंड एआई इन इंडिया। डीप फेक डेंजरस क्यों है? क्योंकि वो रियल लगता है, इसलिए डेंजरस है। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगा, पॉलिटिकल कैंपेन में डिस इन्फॉर्मेशन होगा, हेट स्पीच इसके थ्रू हो सकता है। और लॉज के लिए ऐसा भी क्या है, तो आईटी एक्ट 66 सेक्शन आईटी एक्ट 2000 के अंदर में फाइन है 2 to 3 years ऑफ प्रिजनमेंट और फाइन। आईटी रूल को कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड टेक डाउन आर्टिफिशियली मॉफ्ड इमेजेस ऑफ इंडिविजुअल व्हेन अलर्टेड। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के लिए और भी एरिया में आना चाहिए। तो लीगल वैक्यूम एक तरह से बोला जाता है कि रेगुलेट नहीं कर सकते इसको अभी। और हाउ डिड डीप टेक इमर्ज, तो एमआईटी ने क्रिएट किया डीप फेक्स वेबसाइट टू आइडेंटिफाई करने के लिए क्या डीप फेक है। तो सबसे ज़्यादा डीप फेक का यूज होता है पोर्नोग्राफिक में, डिस इन्फॉर्मेशन में, प्रोपागेंडा हो गया, क्राइम अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रन एक्सेट्रा। सेंटर का रिस्पॉन्स रहा है कि जो सोशल मीडिया है उसको भी आप इंक्लूड करोगे फॉर द रेगुलेशन ऑफ द डीप ए। तो अभी एआई जो केस हुआ था वैसे तो रश्मिका मंडाना, उनका चेहरा लगा देता कोई लड़की के ऊपर में, एकदम असली लग रहा था। तो उसको डील कैसे करना है उससे बात हो रहा है। तो डीप पे अकाउंटेबिलिटी बिल आना चाहिए, ऐसे जो यूएस में बात हो रहा है। मैलिसियस डीप फेक क्रिटिसिज्म, नॉर्मल क्रिटिसिज्म मीम्स के अंदर में हो सकता है, तो कोड ऑफ प्रैक्टिस स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए गूगल